सख्ती से कहें तो लुओ कियू को अनाथ नहीं माना गया क्योंकि उसके कानूनी अभिभावक और रिश्तेदार थे। वह उसके पिता की दूसरी पत्नी थी। सीधे शब्दों में कहें तो उसकी सौतेली माँ। हालांकि ये बात लुओ कियू के जीवन या उनकी बातचीत के विषयों में शायद ही कभी दिखाई दी, क्योंकि वह केवल एक ही महिला को अपनी मां के रूप में स्वीकार करना पसंद करेगा, वह महिला जो 24 घंटे उसकी देखभाल करती है, उसे मां का प्यार देने के लिए हर संभव प्रयास करती है। बेशक अगर यह नई मां बहुत छोटी न होती तो लुओ कियू उसे मां कहने को तैयार होता। समझना होगा कि उसकी सौतेली मां इस समय अपनी पूरी उम्र की हो सकती है। लोग दिल के दर्द से भागने के आदी हो जाते हैं और साथ ही अपने आसपास के लोगों के साथ रहने के आदी भी हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेलेपन की चाहत नहीं रखता, लेकिन मैं इसके लिए क्यों तरसता हूँ। लुओ कियू ने फ्रिज के दरवाजे पर मैं बाहर हूँ लिखा एक नोट चिपका दिया था। चूंकि मौसम ज्यादा गर्म नहीं था इसलिए वह बाहर चला गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह अपने खाली सप्ताहांतों में अकेले रहना चाहता था। सुबह सुबह सड़क पर शोरगुल हो गया। एक पिता अपनी बेटी को खेलने के लिए बाहर ले जा रहा था और बुजुर्ग जोड़े हाथ मिलाए नदी किनारे टहल रहे थे। कुछ लोग जिंदगी का आनंद लेने के लिए व्यायाम कर रहे थे तो कुछ अपने दिन की योजनाएं बना रहे थे। सभी प्रकार के लोग वहां से गुजर रहे थे, मानो वे ओपेरा हाउस में अभिनेता हों और अपनी भूमिकाएं निभा रहे हों। लुओ कियू को चुपचाप चीजों को देखने, लोगों के दिलों को बिना ज्यादा छुए टटोलने की आदत थी। यह क्या था? क्या युवावस्था के अंतिम चरण में आंतरिक संघर्ष से उनका यही तात्पर्य है? वह बस अकेला रहना चाहता था। हालांकि पास ही शोर हो गया। लुओ कियू ने अपना सिर हिलाते हुए उस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की ओर चल दिया जो अभी खुला नहीं था। अब वहां सन्नाटा था। शायद वह एक दो पैदल चलने वालों पर अच्छी नजर डाल सके। अपने ईयरफोन पर कुछ अलोकप्रिय गाने सुनते हुए लुओ कियू शॉपिंग जिले में पहुंचा। जैसी कि उम्मीद थी, नाश्ते के लिए ब्रेड बेचने वाली एक या दो दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद थीं। लुओ कियू ने दो उबले हुए बन खरीदे, फिर सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठकर धीरे धीरे खाने लगा। किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, हालांकि वह अकेला अजीब लग रहा था। ट्रैफर्ड ट्रेडिंग क्लब, ये नाम अचानक लुओ कियू के ध्यान में आया। हालांकि वह ये नहीं कहेगा कि उसे वह सब कुछ याद है जो उसने देखा था, लेकिन कम से कम उसे यह अजीब नाम वाली दुकान तो याद होगी। दुकान के बोर्ड पर अलग अलग शब्दों के साथ एक एक करके लिखा हुआ था। लकड़ी के दरवाजे के बाईं ओर एक विशिष्ट यूरोपीय शैली का तेल का दीपक रखा था। दूसरी तरफ एक पारदर्शी खिड़की थी। खिड़की से कुछ बिबेलोर दिखाई दे रहे थे, जिसने लुओ कियू को अंदर आने के लिए आकर्षित किया। वहां शानदार कपड़े पहने गुड़ियां, छोटे आकार की पेंडुलम घड़ियां जो रुक गई थीं, भूरे पंजे जैसी कलाकृतियां और फटी हुई लेकिन विशेष रूप से आकर्षक बाल्टी टोपियां थीं। माफ कीजिए, क्या आप अंदर आकर देखना चाहेंगे? जब लुओ कियू इन अजीब सजावटों को देख रहा था तो एक लड़की उसके सामने प्रकट हुई। वह एक लड़की थी जिसका रंग असामान्य रूप से मोम जैसा था और जो लगभग उसकी उम्र की थी। उसने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने थे। एक गौथिक नौकरानी की पोशाक के शाश्वत रंग एक विकृत सुंदरता का आभास दे रहे थे। हालांकि लुओ कियू उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। इसके बजाय वह उसकी आकर्षक शाही नीली आंखों की ओर आकर्षित हुआ, जो बिल्कुल अद्भुत जादुई रत्नों की तरह थी, एक भंवर की तरह। जब लुओ कियू को होश आया तो उसने देखा कि वह पहले ही इस अजीब क्लब में प्रवेश कर चुका था और उसे ये भी नहीं पता था कि क्यों। ठीक उसी तरह जैसे फिल्म के दौरान स्क्रीन बदली गई थी। सर, कृपया चाय पीजिए। दुबली पतली लड़की ने लुओ कियू को सुगंधित चाय का एक कप परोसा। रोसेल लोगों को शांत महसूस करा सकता है। लोग केवल शांत स्थिति में ही अपनी जरूरतों के बारे में सोच पाते हैं। ओह, क्या आप यहाँ एकमात्र कर्मचारी हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह शांत हो गया। वैसे भी विंडो शॉपिंग बहुत आम बात थी। फिर भी लुओ कियू इस अजीब दुकान के बारे में उत्सुक था। यद्यपि वह दुकान में आया था, फिर भी उसे पता नहीं था कि वहां क्या बेचा जाता है। नहीं, मास्टर जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। लड़की हल्की सी मुस्कुराई, फिर वह पीछे वाले कमरे में चली गई। मालिक, क्या ये बॉस का शौक था? हे, लुओ कियू ने सिर हिलाया और दुकान में रखी वस्तुओं को देखने लगा। प्रदर्शन की तरह ही सब कुछ अजीब था और एक अजीब सा एहसास दे रहा था। फिर भी सजावट में कोई विरोधाभास नहीं था, बल्कि इससे सब कुछ और रहस्यमय लग रहा था। दुकान का बैठक खाना कुल मिलाकर एक अंधकार में वातावरण दे रहा था, मानो वह कोई पश्चिमी ज्योतिषी की दुकान हो। मोमबत्तीदान में तापदीप लैंपों की बजाय सफेद लंबी मोमबत्तियां लगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मालिक ने इस पर बहुत सोचा था।
इंतजार उसके अनुमान से ज्यादा लंबा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बनी रही। फिर उसका ध्यान डिस्प्ले कैबिनेट में रखी चीजों पर गया। वहां 2 लाल मोती एक होल्डर में ऊपर नीचे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी प्रकार के रत्न थे जिन्हें किसी नाजुक कांच के बर्तन में रखा गया था। बिना जाने क्यों लुओ कियू ने उन्हें रात के आसमान में चांद समझ लिया, 2 लाल चांद। जब उसने इसके बारे में सोचा तो लुओ कियू मुस्कुरा दिया। क्या आपको स्कारलेट मून्स की यह जोड़ी पसंद है? एक और आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तथाकथित मास्टर से आ रही हो। लुओ कियू ने पलटकर देखा। उसने एक साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। अधिक सटीक रूप से कहें तो एक विदेशी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति। लड़की से अलग उसकी आंखें धुंधली ग्रे थीं। इसके अलावा वह स्थानीय भाषा में असाधारण रूप से निपुण था। उसकी आवाज सुनकर कोई यह नहीं बता सकता था कि वह एक विदेशी है। इसके अलावा उस आदमी की सुंदर उपस्थिति ने भी ध्यान आकर्षित किया। मैं तो बस देख रहा था, लुओ कियू ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। बॉस और लड़की दोनों ने लुओ कियू को एक रहस्यमय एहसास दिया। तभी बॉस हल्के से मुस्कुराया। फिर वह डिस्प्ले कैबिनेट के पास गया और धीरे से कांच का कंटेनर बाहर निकाला। उसने लुओ कियू की ओर देखा और कहा, ये स्कारलेट मून्स की जोड़ी प्राचीन लैटिन अमेरिका की मुख्य भूमि में रहने वाली एक जनजाति के कुलों की वस्तु है। असहनीय दुख, आक्रोश या प्रसन्नता का अनुभव होने पर उनकी आंखें सुंदर लाल रंग की हो जाती थीं। चांदनी में ये अद्भुत रोशनी भी छोड़ती थीं। बेशक ये जनजाति भी विलुप्त हो गई अपनी सुंदर आंखों के कारण। शायद ये ही बचे हुए स्कारलेट मून्स होंगे। क्या ये नेत्रगोलक थे? लुओ कियू ने शून्य भाव से देखा। उसे लगा जैसे वह एक निरर्थक कहानी सुन रहा है, और उसने अंत तक सुना भी। लेकिन बॉस के शब्द अप्रत्याशित थे, इसलिए लुओ कियू ने पूछा, आप इस कीमती खजाने को कितने में बेचेंगे? बॉस मुस्कुराया और बोला, कीमत ग्राहक को तय करनी होगी, क्योंकि यह ट्रेडिंग क्लब है। इसलिए अगर आप स्कारलेट मून्स का ये जोड़ा लेना चाहते हैं तो कृपया इसके बदले में अपनी पसंद की कोई चीज निकाल लें। एक और बात, हम किसी भी प्रकार की मुद्रा स्वीकार नहीं करते। तो यह एक पागल आदमी द्वारा खोली गई पागलों की दुकान थी। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? बॉस निराश नहीं हुआ। उसने सामान वापस रख दिया, लुओ कियू का हाथ थाम लिया और बैठ गया। तो फिर बात करते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? लुओ कियू हंसा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ क्या बिकता है। लुओ कियू ने अपना सिर हिलाया और खड़े होकर कहा, क्षमा करें, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेशक यह दुकान निश्चित रूप से विशेष है, इसलिए अगर मैं उपलब्ध हुआ तो मैं फिर से आऊंगा। आप जो चाहे खरीद सकते हैं। हाँ, कीमत के साथ। तो आप क्या चाहेंगे? चेहरे पर मुस्कान लिए बॉस चुपचाप वहीं बैठा रहा और लुओ कियू को अत्यंत आत्मविश्वास से देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन हमेशा की तरह उबाऊ नहीं होगा। लुओ कियू ने बॉस की आंखों में देखा और एक पल के लिए सोच में खो गया। वह वास्तव में क्या चाहता था? लुओ कियू ने अवचेतन रूप से इसके बारे में सोचा। वह इस शांत वातावरण में सहज महसूस कर रहा था। यहाँ एक दूसरी दुनिया की तरह था। वह बाहर पैदल चलने वालों को देख सकता था, फिर भी वे उससे कभी नहीं देख सकते थे। वह अकेले में सबको इस तरह देख सकता था। मुझे ये जगह पसंद आएगी। लुओ कियू ने धीरे से अपने मन की बात कही। एक क्षण में ही उसे होश आ गया। उसे लगा कि यहाँ सब कुछ अकल्पनीय है। फिर उसे ठंडा पसीना आ गया। अचानक बॉस ने उसे अजीब नजरों से देखा। वह खुश और आशान्वित लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंतित लग रहा था। प्रिय अतिथि ट्रैफर्ड, ट्रेडिंग क्लब का एक नियम यह है कि एक बार आपने बता दिया कि आप क्या चाहते हैं तो लेन देन हो जाएगा। अगर आपने यह नहीं बताया कि आप इसके बदले क्या चाहते हैं तो मैं कीमत बता दूंगा। तो जैसा आप चाहते थे, मैं आपको लेन देन शुल्क के रूप में आपकी आज़ादी के बदले ट्रैफर्ड ट्रेडिंग क्लब बेचने जा रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उलट गई हो, चारों ओर अंधकार छा गया हो। लुओ कियू के सामने एक पुरानी बकरी की खाल धीरे धीरे खुलती गई। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय उसके नाम के जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। और फिर सब कुछ जल रहा था, तेजी से जल रहा है। अंधेरे ने उसे निगल लिया। ट्रैफर्ड ट्रेडिंग क्लब के लेन देन से संबंधित तीसरा नियम यह है कि खरीदारों को केवल मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की जबरन बिक्री निषिद्ध है। इस भाग को पढ़ने के बाद लुओ कियू ने क्लब मालिक की अनुदेश पुस्तिका को नीचे रख दिया और सोचा, यदि ऐसा है तो मैं जो अब इस पुस्तिका को पढ़ रहा हूं, क्या उसे अनियमितताओं का शिकार माना जा सकता है? मास्टर, यह आपका दोपहर का भोजन है। उसके सामने एक मनमोहक खुशबू वाला बोर्श का कटोरा रखा था।
यू ये ने लुओ कियू के लिए जरूरी बर्तन भी सजा दिए थे और फिर उसके आगे के निर्देशों का इंतजार करने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। तुम ये इस क्लब की नौकरानी थी। लेकिन लुओ कियू ने पहले उसकी उम्र को गलत समझा था, वह वास्तव में काफी बूढ़ी थी। इसके अलावा यू ये कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि रसायन विद्या के माध्यम से विशेष सामग्रियों से बना एक कठपुतली था। उत्कृष्ट कीमिया कौशल के कारण वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही दिखती थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यूई के शरीर में एक जीवित आत्मा सील बंद थी। यह कोई मजाक नहीं था, क्योंकि लुओ कियू ने यूई को अपना सिर और बायां हाथ हटाते हुए फिर उसे अपने सामने फिर से जोड़ते हुए देखा था। जैसा कि यूई ने कहा था, उसे एक कीमियागर ने किसी वस्तु की कीमत चुकाने के लिए बनाया था। इस तरह वह एक दासी बन गई। जब वह उठा तो बॉस गायब हो चुका था और पीछे एक पत्र छोड़ गया था जिसमें कुछ तथ्य लिखे थे जो लुओ कियू को जानने थे। किसी वस्तु के बदले में दी गई वस्तु के रूप में लुओ कियू को भविष्य में ट्रैफर्ड ट्रेडिंग क्लब का स्वामित्व और नियंत्रण करने का अधिकार था, लेकिन उसे यहां हमेशा के लिए कैद भी कर दिया गया। स्वयं को मुक्त करने का एकमात्र तरीका यह था कि कोई अन्य व्यक्ति स्वेच्छा से लेन देन में अपनी स्वतंत्रता का आदान प्रदान करे। इसके बाद उनसे कहा गया कि यदि पुस्तिका में कुछ जानकारी समझ में न आए तो उसे जांच लें। लुओ कियू अपेक्षाकृत शांत था। पत्र पढ़ने के बाद उसने क्लब का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की। बिना किसी रुकावट के वह क्लब से बाहर निकल गया। तथाकथित कारावास शारीरिक कैद नहीं था, बल्कि आत्मा का कारावास था। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे मरने से बचाने के लिए मुझे निश्चित अंतराल पर क्लब को बलिदान देना होगा? लुओ कियू ने विनम्रतापूर्वक अपने प्रश्नों के बारे में पुस्तिका देखी। यद्यपि ये पहले से ही क्लब के स्वामित्व के रूप में लुओ कियू का था, लेकिन किसी तरह उसे कठपुतली का सामना करना अस्वाभाविक लगा। हाँ, ये ने सिर हिलाकर अपना कर्तव्य सराहनीय ढंग से पूरा किया। आपका जीवनकाल आपके द्वारा दिए गए बलिदान की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी काफी लंबी होनी चाहिए। लुओ कियू खुद पर हंसा। ये सुनकर यूई अचानक चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक रेतघड़ी के साथ फिर से वापस आए। ये लुओ कियू के सामने रखा गया था। यह आपका शेष समय है मेरे मेजबान। जब सारी रेत गिर जाएगी तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये देखकर कोई भी डर जाएगा, लेकिन ये बेकार था। इसलिए लुओ कियू जल्दी ही शांत हो गया। सारी रेत गिरने में कितना समय लगेगा? 30 दिन। लगता है जिंदगी उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी उसने सोची थी। उसने गहरी सांस ली। खुद को संभालते हुए उसने कहा, दूसरे शब्दों में, अगर मुझे ग्राहक नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। जिसे कुछ चाहिए वो अंदर आ जाएगा। मास्टर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यूई ने धीरे से कहा, पहले मालिक भी कुछ पास जारी करते थे। जो भी उन्हें प्राप्त करेगा वो भी अंदर आ सकेगा। तो बस लोगों के आने का इंतजार करो। क्या ये ठीक है? हाँ, आमतौर पर तुम नहीं मरोगे। आमतौर पर मर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा कि पूर्व बॉस ने जाते हुए पत्र में लिखा था, वह हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। लेकिन इस कीमत के हिसाब से इस क्लब में उसका सब कुछ था। लगता है मुझे अपने सहपाठियों के साथ अचानक होने वाली यात्रा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैसेज भेज दिया गया है। खुशकिस्मती से मोबाइल फोन अभी भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लुओ कियू ने मन ही मन कहा, मुझे चिंता तो है, लेकिन इतनी नहीं कि पुलिस बुला लूं। खैर, बेहतर होगा कि मैं अपना मोबाइल फोन बंद कर दूं, है ना? अगर मेरे माता पिता फोन करेंगे तो उन्हें समझाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, फिलहाल तो ऐसा ही हो। लुओ कियू ने पहले घर न लौटने का मन बना लिया। वह उसकी स्थिति समझना चाहता था। जहां तक विश्वविद्यालय की बात है, 1 या 2 दिन की कक्षाएं छोड़ना ठीक था। इस प्रकार लुओ कियू ने योजना बनाने के बाद खुद को तैयार किया। सरल शब्दों में कहें तो पूर्व बॉस की तरह ही कोई अन्य व्यक्ति उनकी जगह ले सकता है। या क्या कोई अन्य तरीका था जो अभी तक खोजा नहीं गया था, जो इस क्लब की बेड़ियों से छुटकारा दिला सकता था, फिर भी स्वामित्व बरकरार रख सकता था? लुओ कियू खुद को एक लालची आदमी मानता था, लेकिन उन्हें सतर्क रहना होगा। ऐसी योजनाओं का अनुभव करने के बाद लापरवाह होना बुद्धिमानी नहीं होगी। खैर, चलिए बस पहली बिक्री का इंतजार करते हैं। लुओ कियू को अपने धैर्य पर भरोसा था। शायद अपने एकाकी स्वभाव के कारण वह पूरी दोपहर बस अंतरिक्ष में ही देखता रहता था, जबकि अन्य लोग किताब पढ़ने के बजाय अपने मोबाइल फोन से खेलना पसंद करते थे। चीजें जैसी आती हैं उन्हें वैसे ही लें। पुस्तिका में कुछ ही पन्ने थे, इसलिए लुओ कियू ने उसे जल्दी से पढ़ लिया। फिर वह क्लब को ध्यान से देखने लगा। दरअसल अंदर से देखने पर यह बाहर से जितनी विशाल लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा विशाल थी। ये कई मंजिला इमारत थी।
हालांकि बाहर से सिर्फ हॉल ही दिखाई देता था, और जैसा कि यूई ने कहा, केवल कुछ ही लोग उन्हें देख पाएंगे। दूसरों को जो नज़ारा दिखाई देगा वही दुकान का असली दृश्य होगा। क्या यह इस क्लब का एक जादुई पहलू था? इसके विपरीत लुओ कियू को लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आखिरकार उसने यूई का भयानक दृश्य देखा था, जिसने अपना सिर और हाथ हिलाया और फिर वापस जोड़ लिया। 3 मंजिलें थीं। हॉल, लिविंग रूम और बेडरूम, इसमें रसोई घर और शौचालय आदि भी शामिल थे। जहां तक तहखाने के 3 स्तरों की बात है, वे थे सामान्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं को रखने के लिए भंडार कक्ष, मूल्यवान वस्तुओं के भंडारण के लिए एक मंजिल, तीसरी मंजिल पर एक विचित्र बलि वेदी थी। लुओ कियू वेदी के चारों ओर चला गया, वहां उसे हड्डियों को कंपा देने वाला आतंक महसूस हुआ, इसलिए वह पहली मंजिल पर हॉल में वापस चला गया। तीसरी मंजिल बहुत अजीब थी। जैसे ही उसने उसे बंद किया, ऐसा लगा जैसे उस पर कड़ी नजर रखी जा रही हो। जब वह तीसरी मंजिल से बाहर निकला तो लुओ कियू शांत हो गया और उस समय की स्थिति को याद करने लगा। सामान्यतः वह ये वाक्य कभी नहीं कहता, मुझे धोखा दिया गया। किसी चीज की आदत डालना एक डरावनी बात थी। वह न तो आह भरता था और न ही गुस्सा होता था। मालिक, आपने क्या कहा? ये ने दुकान की सफाई करना बंद कर दिया, अचानक पीछे मुड़ा और आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, लुओ कियू मुस्कुराया और लड़की को काम जारी रखने का आदेश दिया। और फिर उसने यूए का अवलोकन करना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि किमियागर ने किस विषय को चुना है। यूए पूर्व और पश्चिम के मिश्रित रक्त की तरह लंबा और सुंदर था। बेशक लुओ कियू इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसका फिगर अच्छा था, लेकिन वह वास्तव में एक कठपुतली थी। लेकिन वह जीवित शरीर कौन था, और उसे उसके शरीर में क्यों सील कर दिया गया था? दिलचस्प सवाल सामने आए और लुओ कियू का ध्यान फिर से भटकने लगा। डिंग! यह आवाज दरवाजे पर लगी घंटी से आ रही थी। ये तब बजती थी जब कोई अंदर आता था। घंटी की आवाज से लुओ कियू जाग गया। उसने दरवाजे की ओर देखा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका चेहरा थका हुआ था। माफ कीजिए, क्या ये ट्रैफर्ड का ट्रेडिंग क्लब है? क्या मैं यहाँ अपनी मनचाही चीज खरीद सकता हूँ? उस आदमी ने अनिश्चितता और उम्मीद से भरे लहजे में पूछा। लुओ कियू ने उस आदमी को अपने हाथ में एक काला कार्ड पकड़े हुए पाया। ये संभवतः वह तथाकथित पास है जो बाहर जारी किया गया था। लुओ कियू ने आदतन अपने पहले ग्राहक का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि वह अब भी बुनियादी शिष्टाचार दिखा रहा था और आंखों से नजरें मिलाए हुए था, लेकिन लुओ कियू देख सकता था कि वह यात्रा से थका हुआ और घबराया हुआ था। उसने बिना टाई वाला काला सूट पहना था और उसके ऊपर के बटन खुले हुए थे। इसके अलावा उसका सूट झुर्रीदार था और उसके चेहरे पर दाढ़ी की झलक देखी जा सकती थी। नींद की कमी के कारण उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं। सामान्य तौर पर लुओ कियू ने सोचा कि यह ग्राहक एक या अधिक देर रात तक जागने के कारण नाजुक स्थिति में था। उनके उच्चारण से पता चलता है कि वह स्थानीय निवासी थे। अभी तो बस इतना ही पता था। लुओ कियू ने मन ही मन सिर हिलाया। फिर तो कुछ था ही नहीं। आइए वापस घटनास्थल पर लौटें। क्लब का पास हाथ में लिए ग्राहक ने बताया कि उसे ट्रैफर्ड ट्रेडिंग क्लब के बारे में कुछ जानकारी है। फिर नए बॉस के रूप में लुओ कियू शुरू से ही चुप रहा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या करना है। क्या उसे ग्राहक का अभिवादन करना चाहिए? लेकिन कैसे? शांत भाव से, जैसे कि वह पहले वाला बॉस हो। लेकिन समस्या ये थी कि जब ग्राहक आया तब तक वह बैठ चुका था। या उसे यहाँ की कुछ चीजों का परिचय देना चाहिए था, कुछ अद्भुत बातें दिखानी चाहिए थी। लेकिन उसे यहाँ के सामान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिवाय स्कारलेट मून्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी के। ये बात उठाना कि स्कारलेट मून्स असल में एक जोड़ी आंखें थीं, और वह भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उससे 12 साल बड़ा था। ये वाकई अजीब लगेगा। लुओ कियू को नहीं पता था कि आगे क्या करना है, लेकिन ग्राहक वहां इंतजार कर रहा था। लुओ कियू को घबराहट से देख रहा था, जिससे वह और अधिक असहज हो गया। क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं? कुछ समय की तैयारी के बाद लुओ कियू ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। आप? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संदेह से पूछा। ये बॉस हैं। कृपया बैठिए आदरणीय अतिथि, यूई ने अचानक कहा। हालांकि वह सिर्फ एक कठपुतली थी, लेकिन हर पहलू में वह बेदाग थी, यहाँ तक कि अपने बॉस की समस्याओं का समाधान भी कर सकती थी। तभी लुओ कियू ने उस बेकार और नीरस पुस्तिका से कहीं ज्यादा उपयोगी, उस योग्य नौकरानी यूई को समझा। हालांकि वह केवल एक कठपुतली थी। अधेड़ उम्र के आदमी को यूई ने ड्राइंग रूम में बैठाया था। दरअसल खिड़की के पास एक गोल मेज थी।
जैसे ही ग्राहक बैठा, यू ये लुओ कियू के पास गया और हल्के से बोला, मास्टर को ग्राहक की बात सुननी चाहिए और यह अनुमान लगाना चाहिए कि लेन देन पूरा करना उचित है या नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि लेन देन शुल्क पर्याप्त नहीं है तो मना करना भी ठीक है। उसे यह याद दिलाना कितना विचारशील कार्य है। लुओ कियू को भी किसी भी आम इंसान की तरह घबराहट हो रही थी, लेकिन वह इसे आसानी से जाहिर नहीं करता था। उसने सिर हिलाया, ग्राहक के पास गया और चुपचाप बैठ गया। क्या आप सच में बॉस हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लुओ कियू को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या यह अजीब है? लुओ कियू ने पूछा। आदमी ने तुरंत अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे डर था कि लुओ कियू गुस्सा हो जाएगा, और समझाया, नहीं नहीं नहीं, बस मेरी कल्पना से अलग। लुओ कियू ने उत्सुकता से पूछा, मैं आपकी कल्पना में कैसा दिखता था? उन्होंने कहा, मैंने अपने पूर्वजों से इस क्लब की कहानी सुनी थी। हालांकि मेरे दादाजी को भी नहीं पता था कि यह क्लब कितने समय से अस्तित्व में है। फिर उन्होंने लुओ कियू को देखा और कहा, मेरे दादाजी ने कहा था कि उन्होंने अपने जीवनकाल में यहाँ 3 चीजें खरीदी थीं। और बॉस कभी नहीं बदला। लेकिन वह कोई जूनियर नहीं था। चलो बात करते हैं कि तुम क्या चाहते हो। लुओ कियू ने शांत भाव से कहा। वह रहस्यमय दिखना चाहता था, हालांकि इससे इस लेन देन में कोई मदद नहीं मिलती दिख रही थी। वह बस अपने पूर्व बॉस का अनुसरण करता रहा और उसे लगा कि उसे उससे सीखना चाहिए। ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से एक काला कार्ड मेज पर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इस कार्ड को बहुत महत्व दे रहा था, क्योंकि जब से वह दुकान में आया था तब से लेकर अब तक उसने इसे कसकर पकड़ रखा था। मैं चाहता हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री वापस खरीदना चाहता हूँ। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका नाम जिन जिफू था। उसका परिवार बड़े पैमाने पर मशीनें बनाने वाली फैक्ट्री चलाने के लिए प्रसिद्ध था। बेशक लुओ कियू ने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना था, क्योंकि उसने कभी व्यापारिक हलकों पर ध्यान नहीं दिया था। हाल ही में उनकी फैक्ट्री पर संकट आ गया था। उनकी फैक्ट्री अब उनकी नहीं रही, बल्कि उनकी बेटी के पति के कब्जे में थी। ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले उनके दामाद ने उनसे कभी कभार कुछ कागजों पर दस्तखत करवाए थे। उस समय वे लापरवाह थे और उस पर भरोसा करते थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि फैक्ट्री और उनकी सारी संपत्ति उनके दामाद के नाम हो गई थी। उनकी बेटी की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन उनके पति ने दोबारा शादी नहीं की और अपने छोटे बच्चे के पालन पोषण के लिए कारखाने में काम करना जारी रखा। यही कारण था कि जिन जिफू ने उस पर अधिक से अधिक भरोसा किया था। फिर उसने एक पल में सब कुछ खो दिया। जिकिन नहीं, वो कमीना कारखाने को नष्ट करने का इरादा रखता है, फिर उस जमीन पर बड़े पैमाने पर आलीशान आवास बनाने के लिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स के साथ सहयोग करता है, और श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए केवल मामूली मुआवजा। उनमें से कुछ ने अपने जीवन के आधे से ज्यादा समय कारखाने में काम किया है। मैं ऐसी चीजों को कभी नहीं होने दूंगा। मेज पर रखा कार्ड पूरी तरह से काला था, जिसके एक तरफ एक सुनहरी मोहर लगी थी। ये सुनहरी मोहर तहखाने की तीसरी मंजिल पर स्थित वेदी से 70% मिलती जुलती थी। लेकिन क्या वह इस कार्ड का उपयोग लेन देन शुल्क के रूप में कर रहा था? लुओ कियू, जिसे यह नहीं पता था कि उस कार्ड का क्या करना है, वह फिर से शर्मिंदा महसूस करने लगा। हमारे पास वह है जो आपको चाहिए, सर। उसी समय यूई एक नाजुक चाय का कप और केतली पकड़े हुए बाहर आया, ट्रे नीचे रखी और मुस्कुराते हुए कार्ड उठाया। इस सौदे में इस्तेमाल होने के बाद आखिरी चिन्ह गायब हो जाएगा। नियमों के अनुसार आपको लेन देन शुल्क पर 10% की छूट मिलेगी। क्या आप वाकई लेन देन पूरा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कृपया उचित शुल्क बताएं। बेशक हमारे बॉस को यह मूल्यांकन करने का अधिकार है कि आपके द्वारा बताई गई कीमत उपयुक्त है या नहीं। अच्छा काम, आप मैं नियम जानता हूँ। जिन जिफू ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दादाजी ने जाने से पहले मुझे नियम बता दिए थे। ये सुनकर जिन जिफू तुरंत चुप हो गया। लुओ कियू को अब सब कुछ साफ समझ आ गया था। इस आदमी ने यहाँ आने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अभी तक तय नहीं किया था कि सौदा पक्का करे या नहीं। ले लो मेरी बची हुई आधी जिंदगी। आखिरकार जिन जिफू ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिनसे लुओ कियू हैरान रह गया। हालांकि उसने तथाकथित बॉस बुकलेट को मोटे तौर पर पढ़ा था, फिर भी लुओ कियू को अभी भी क्लब के संचालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया अनुभव था। लेकिन जब से उसने वेदी देखी, उसे एक रहस्यमय एहसास हुआ। उसका जीवन काल उसने स्वयं को ये देखने के लिए मजबूर किया कि यूई उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करेगा, तथा ये हास्यास्पद दृश्य क्या हो रहा था। समझ गया। यूई ने सिर हिलाया। इंसानों के लिए उनकी जिंदगी सबसे कीमती लेन देन शुल्कों में से एक है।
कृपया मुझे एक पल का समय दें और अपनी आंखें बंद कर लें, महोदय। यू ये ने अचानक अपनी उंगली बढ़ाकर जिन जिफू के माथे की ओर इशारा किया। इसके तुरंत बाद यूई ने अपनी बाहें पीछे खींच ली और उसे पहन लिया। वास्तव में उसने पहले कदम में अपने काले दस्ताने कभी नहीं उतारे थे। सर, आपके शरीर की स्थिति के आकलन के आधार पर आपका शेष जीवनकाल 37 वर्ष है। इसका आधा हिस्सा 18 वर्ष और 6 महीने है। 18 साल। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया, लेकिन जिन जिफू ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, ठीक है, सिर्फ 18 साल। मैंने अपने जीवन की कीमत पर अपने कारखाने को बचाने का फैसला किया है और अपने श्रमिकों को उनके दुखों से बाहर निकालने की अनुमति देते हुए उन्हें अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने की अनुमति दी है। माफ कीजिए सर, ये लेन देन सफल होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बॉस कीमत से संतुष्ट है या नहीं। जब जिन जिफू ने लुओ कियू को उत्सुकता से देखा तो लुओ कियू को एक बार फिर शर्मिंदगी महसूस हुई। इसका निर्णय कैसे किया जाए? शायद हमारे बॉस को इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। यू यी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सर, आप अभी वापस जा सकते हैं। अगर हम कोई फैसला लेते हैं तो आपके पास जो कार्ड है उसमें आपको निर्देश मिल जाएंगे। खैर, ट्रैफर्ड ट्रेडिंग क्लब में आपका स्वागत है। तुम सचमुच परिपूर्ण थे। समस्या यह है, आप जिन जिफू के शेष जीवन काल के आधे हिस्से की तुलना किसी कारखाने से कैसे करेंगे? उसे याद आया कि यूई ने कहा था कि उसे यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वह इस लेन देन को स्वीकार करे या नहीं। उन्हें क्लब की अद्भुत क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस सौदा स्वीकार कर लिया। अपने पिछले 20 वर्षों के दौरान लुओ कियू अपने पिता द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों को कभी नहीं भूल पाया, जो एक ईमानदार पुलिसकर्मी थे। वह अपने पिता की झिड़कियों से तंग आ चुका था, लेकिन अब जब वह अपने दिवंगत पिता के बारे में सोचता तो उसके भीतर भ्रम, पीड़ा और पुरानी यादें उमड़ पड़ती। उसने अपने पिता की बात क्यों नहीं सुनी? वह हमेशा अपने पिता को फोन क्यों नहीं करता था, जबकि उसके पिता ही अधिकतर समय उससे संपर्क करते थे? दयालुता और ईमानदारी। जब उसे अपने पिता की शिक्षाएं याद आईं, तो लुओ कियू को एहसास हुआ कि जिन जिफू के साथ हुआ सौदा कितना बेतुका था। उसे इस पर गहराई से सोचना पड़ा। मास्टर, कृपया याद रखें, आपके पास केवल 30 दिन है। लुओ कियू विचारों में डूबा हुआ था, तभी यूई के अचानक संकेत ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उस पर ठंडे पानी की बौछार कर दी गई हो। उसने अवचेतन मन से पूछा, क्या जीवनकाल को लेन देन शुल्क के रूप में इस्तेमाल करना आम बात है? यूई ने शांति से कहा, कभी कभी मनुष्य अपनी क्षमता से परे किसी चीज की लालसा करता है। इसे प्राप्त करने के लिए वे केवल अपने पास मौजूद चीजों का ही भुगतान कर सकते हैं, जैसे शरीर के अंग, सुंदर वस्तुएं, ज्ञान, भावनाएं और स्मृतियां। यहां तक कि आत्मा भी। अपनी आत्मा रक्षा प्रवृत्ति के कारण वे दृश्यमान हानियों से अधिक चिंतित होते हैं, इसलिए वे अपने जीवन का जो दिखाई नहीं देता को लेनदेन शुल्क के रूप में उपयोग करना पसंद करते हैं। लुओ कियू शांत हो गया था, अचानक बोला, ट्रैफर्ड डेविल। इसका मतलब शैतान है ना? यू ये ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी, क्या आपने अभी तक निर्णय ले लिया है? लुओ कियू ने सिर हिलाया और कहा, अगर मेरे पास सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं तो मैं खुद को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। बल्कि मैं किसी भी तरह से, किसी भी समझदार इंसान की तरह जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब है कि मुझे जीने के लिए करुणा का त्याग कर देना चाहिए। उसने डिस्प्ले कैबिनेट पर रखी सजावट को देखा, मैं क्लब में फंस गया हूं। अगर मैंने जिन जिफू के सौदे को ठुकरा भी दिया तो भी मैं इन परिस्थितियों से हमेशा के लिए बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे अपनी करुणा त्याग देनी चाहिए। फिर उसने अचानक अपना ध्यान यूई की ओर मोड़ा, ईमानदारी ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे मैं खोना नहीं चाहता। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा, हालांकि मेरी एक शर्त है। मुझे सिखाएं कि मैं कैसे मूल्यांकन करूं कि कीमत उचित है या नहीं। यदि जिन जिफू अपने जीवनकाल को लेनदेन शुल्क के रूप में उपयोग करने के लिए दृढ़ था, तो लुओ कियू केवल यही कर सकता था कि उसे उचित व्यापार दिया जाए। इसलिए उन्होंने सौदा स्वीकार कर लिया। करुणा और ईमानदारी। उनके पिता हमेशा कहते थे, सिर्फ सोचने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। काम करने के बाद ही आप अपने कर्मों को समझ पाएंगे। तो मेरे गुरु, चलिए जिन जिफू के कारखाने के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपने कपड़े बदलने जाऊंगा, यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह ऊपर चली गई। जल्द ही वह साधारण वस्त्र पहनकर नीचे आ गई। उसने अभी भी काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब उसने गहरे गले वाली शिफॉन की ड्रेस पहन ली थी। टॉप सफेद था जबकि उसकी छाती के नीचे का हिस्सा काला था।
इस फॉर्म फिटिंग ड्रेस ने उसकी आधी जांघों को ढक रखा था, जिससे उसकी गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। और उसने एक जोड़ी स्लेटी रंग के फ्लैट जूते पहने थे। एक पल में ही वह फैशनेबल हो गई। पश्चिमी लोगों के फिगर के साथ मिलकर वह एक मॉडल जैसी दिखने लगी। ये लुओ कियू के सामने आए, उसके सामने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, मास्टर, ये बाहर जाने के लिए तैयार है। बाहर जाओ। लुओ कियू स्तब्ध होकर बोला, क्या हम सचमुच उसकी फैक्ट्री जा रहे हैं? ये ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें उनके कारखाने की स्थिति, उनकी परिचालन क्षमता और श्रमिकों की संख्या आदि को ध्यान में रखना होगा। यह इसके मूल मूल्य का पता लगाने के लिए, अधिक सटीक समझ प्राप्त करने के लिए है। लेकिन हमें अभी तक फैक्ट्री का पता नहीं पता है। ये अभी भी शालीन था। चिंता मत करो गुरु, जब तक आप चाहें आप वहां पहुंच ही जाएंगे। वास्तव में ये बहुत दूर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी वर्तमान क्षमताओं से ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। ये कहते हुए ये लुओ कियू के पास गई, उसके माथे पर बंदी लिटों को धीरे से ठीक किया। उसकी उंगलियां उसके माथे से नीचे उसके गालों तक सरक गईं। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम जिन जिफू की फैक्ट्री पहुंचना चाहते हो और क्लब तुम्हारे अनुरोध का जवाब देगा। आंखें बंद कर लें। तो फिर कल्पना कीजिए। इसके बाद उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसका शरीर हल्का पड़ गया, मानो वह गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से बच निकला हो। लुओ कियू कुछ देर के लिए विचलित महसूस करने लगा। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि वह सामान्य हो गया है। लुओ कियू ने आंखें खोली। उसे लगा कि वह चारों ओर फैक्ट्री की इमारतों से घिरा हुआ है और मशीनों का शोर सुनाई दे रहा है। क्या यह मेरी क्षमता है? लुओ कियू ने आश्चर्य से चारों ओर देखा, फिर अपना सेलफोन निकाला और अपना स्थान जांचने लगा। लगता है वह उपनगरों में था। हाँ, ये ने सम्मानपूर्वक कहा, यह बॉस की क्षमता है। वर्तमान में प्रत्येक क्षमता केवल प्रारंभिक चरण में है, क्योंकि आपने अभी अभी कार्यभार संभाला है। जैसे जैसे आपके सौदे बढ़ेंगे, क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ेंगी। उस समय केवल एक विचार से आप इस कारखाने की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय लुओ कियू बस यही सोच पा रहा था, कितना अद्भुत। लुओ कियू ये के पीछे पीछे फैक्ट्री में घूमता रहा। वहां बहुत सारे मजदूर होने चाहिए थे, लेकिन रास्ते में कोई भी नजर नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बिना अनुमति के निजी संपत्ति पर आक्रमण कर रहे थे। वह इसमें इतनी पारंगत क्यों थी? शायद इसलिए क्योंकि यूई ने इस तरह के कई काम किए थे और अब इसके आदी हो गए थे। ऐसा लगता है कि क्लब की अनोखी क्षमताओं के आदी होना उनके लिए मुश्किल नहीं था। यदि आपका दिल काफी मजबूत है। क्या ये मैनेजर का कार्यालय है? ये स्थिर खड़ा रहा और लुओ कियू ने ये के सामने दरवाजे की प्लेट पर देखा, प्रबंधक कार्यालय काओजिकियान। काओजिकियान, अगर उन्हें सही से याद है तो ये जिन जिफू के दामाद का नाम होना चाहिए। इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी पाने का सबसे आसान तरीका यहीं से है। ये ने हल्के से मुस्कुराते हुए दफ्तर का दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े होकर कहा, मालिक, कृपया अंदर आइए। जैसे ही दरवाजा खुला, लुओ कियू को पता चला कि एक स्तब्ध युवक उसे देख रहा था। आप कौन हैं? आदमी ने तुरंत पूछा। उन्होंने उस दबाव को नजरअंदाज कर दिया जो छात्र जाहिर नहीं कर पा रहे थे। लुओ कियू ने शून्य भाव से देखा, खुद को संभाला और कमरे में चला गया। तब तुम उसके पीछे चले गए। काओजिकियान भौहें सिकुड़कर खड़ा हो गया। उसकी नजर में ये दोनों एक मासूम छात्र और एक खूबसूरत महिला लग रहे थे, पर उसने दोनों में से किसी को भी नहीं पहचाना। आप कौन हैं? अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया हो तो मुझे याद रखना चाहिए। फोन के पास मेज पर अपनी हथेलियां रखते हुए, बिना किसी लापरवाही या घबराहट के, उन्होंने शांति से कहा, कृपया मुझे अपने आने का उद्देश्य बताएं। श्री काओ, मेरे मालिक आपकी फैक्ट्री की व्यावसायिक स्थिति की जांच करना चाहते हैं। ये आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, कृपया। काओजिकियान स्तब्ध रह गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, अगर आप मजाक करने आए हैं तो आपका स्वागत नहीं है। कृपया चले जाए। मैं सुरक्षाकर्मियों से कह दूंगा कि वे आप दोनों को चोट न पहुंचाएं। ये ने कहा, कृपया हमारे साथ सहयोग करें, मुझे परेशानी में न डालें, ठीक है? ये ने धीमी आवाज में कहा। उसकी चमकदार आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं। उस नजर के नीचे काओजिकियान के चेहरे के भाव फीके पड़ गए। फिर धीरे से बोला, ठीक है। ठीक है। क्या ये सम्मोहन है? लुओ कियू ने अचानक पूछा। ये ने सिर हिलाया। ये सिर्फ एक छोटी सी चाल है और केवल उन सामान्य लोगों पर काम करती है जिनके पास मजबूत मानसिक शक्ति नहीं होती है। ये की क्षमताएं वाकई कमाल की थीं। लुओ कियू ने उत्सुकता से काओजिकियान को देखा, फिर उसके पास गया और उसके सामने हाथ हिलाया।
लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी वह थोड़ा शांत हुआ। क्या वह सच बताएगा? लुओ कियू ने पूछा। यू यी ने सिर हिलाया, अधिकांशतः जब तक कि यह कोई संवेदनशील मामला न हो। लुओ कियू एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने काओ ज़िकियान की ओर देखा और पूछा, जिन जिफू ने कहा था कि आपने कारखाने का स्वामित्व अपने नाम करने के लिए उससे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, और अब आप कारखाने को नष्ट करने के लिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स के साथ सहयोग करेंगे। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, काओ ज़िकियान ने लकड़ी की तरह उत्तर दिया। लुओ कियू ने भौहें चढ़ाईं और एक पल के लिए सोच में डूब गया, फिर उसने कहा, कृपया मुझे कारखाने से संबंधित परिचालन की स्थिति बताएं। ये 3 महीने में दिवालिया हो जाएगा। लुओ कियू दंग रह गया। दिवालिया? क्या तुम्हें यकीन है? काओ ज़िकियान ने कहा, हाँ, मुझे यकीन है। कारखाने पर बैंक का बहुत बड़ा कर्ज है, और उनके पास इसे चुकाने के लिए केवल 3 महीने हैं। कारखाने को पिछले 2 सालों में कोई ऑर्डर नहीं मिला है, इसलिए ये जल्द ही दिवालिया हो जाएगा और बैंक जमीन जब्त कर लेगा। तो आपने गुप्त रूप से कारखाने का स्वामित्व ले लिया है और उससे पहले ही अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, है ना? मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ गायब होते नहीं देख सकता। काओ ज़िकियान ने दुखी भाव से कहा, मुझे रखना ही होगा। वह संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसा कि यूई ने कहा, यदि यह कोई संवेदनशील प्रश्न होता तो वह जाग जाता। तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? उन पर चिल्लाते हुए काओ ज़िकियान ने घबराकर फोन छीन लिया। शैली, सुरक्षा गार्डों को अभी बुलाओ। लुओ कियू ने अवचेतन रूप से यूई पर एक नजर डाली। तभी, मानो अपने स्वामी की समस्या का समाधान करने के लिए, यूई तेजी से काओ ज़िकियान के पास गई और उसके सामने अपना हाथ लहराया। तभी काओ ज़िकियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश सा लग रहा था। गुरुजी, चिंता मत कीजिए, वह आधे घंटे में नहीं उठेगा। यू ये ने हल्के से कहा। गुरुजी, क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? लुओ कियू ने जल्दी से मेज पर एक नजर डाली, फिर अचानक अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। जिन जिफू ने अपनी जेब से काला कार्ड निकाला और घबराते हुए पुनः क्लब में आया। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, खूबसूरत यू ये ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, ट्रैफर्ड ट्रेडिंग क्लब में आपका स्वागत है। जिन जिफू ने उसे सिर हिलाया और देखा कि क्लब का बॉस उसी मेज के पास बैठा है जिस पर वह पहले बैठा था। जिन जिफू जल्दी से लुओ कियू के पास गया, बैठ गया और पूछा, सर, मेरी फैक्ट्री? लुओ कियू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप जो कीमत दे रहे हैं उससे आप अपनी फैक्ट्री वापस पा सकते हैं। जिन जिफू खुश हुए। सच में? लुओ कियू ने एक बार ताली बजाई, फिर ये कई दस्तावेजों से भरी एक ट्रे पकड़े हुए आगे आया। लुओ कियू जिन जिफू को देख रहा था और कहा, ये सभी मूल दस्तावेज हैं जिन पर आपने हस्ताक्षर किए हैं। जिन जिफू ने सभी दस्तावेज लिए और उनकी जांच की, फिर उन्होंने उत्साह से कहा, हाँ हाँ, वे यहाँ हैं। कारखाना अभी भी मेरा है। उसने इन दस्तावेजों को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, मानो वे खजाने हों। तभी जिन जिफू अचानक उठ खड़ा हुआ। उन्हें वापस लाने के लिए धन्यवाद। मैं बाद में आपको पैसे चुका दूंगा। लुओ कियू मुस्कुराया, कोई बात नहीं, ये सहमति से हुआ सौदा है। तो लेन देन शुल्क के बारे में? बूम, फैक्ट्री मेरी है, और मेरी उम्र भी, कोई इसे छीन नहीं सकता। ये दस्तावेज वापस लाने के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूं। तभी जिन जिफू ने एक भयानक रूप दिखाया। उसके हाथ में एक काला यूएसपी 45 था। 45 की एसीपी गोली लोगों के शरीर में घातक क्षति पहुंचा सकती है। ठीक उसी समय लुओ कियू पर ऐसी त्रासदी घटी। उसके माथे के बीच में एक गहरा घाव हो गया। लुओ कियू सीट से नीचे गिर पड़ा। तभी पागल जिन जिफू ने ये पर बंदूक तान दी। तुम भी। बूम बूम, उसकी छाती के अलग अलग हिस्सों पर 2 गोलियां मारी गईं। जैसे ही ये गिरे, जिन जिफू ने जल्दी से बंदूक अपनी जेब में रख ली, दस्तावेजों को पकड़कर क्लब से बाहर निकल गए। उसके जाने के तुरंत बाद लुओ कियू अचानक खड़ा हो गया। अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर सीधा खड़ा हुआ है। इस बीच घाव धीरे धीरे भरता गया और अंततः गायब हो गया। फिर उसने अपनी आंखें खोली, अवचेतन रूप से अपने माथे को छूते हुए खुद से कहा, तो बस, मैं रेतघड़ी में रेत पूरी तरह से गिरने से पहले नहीं मरूंगा। बाद में उसने ये की ओर देखा। उसने देखा कि उसकी बांह थोड़ी हिल रही है, फिर वह खड़ी हो गई। लेकिन ये का घाव ठीक नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि वह एक कठपुतली थी। मालिक, क्या आपको थोड़ा और पानी चाहिए? ये ने धीमी आवाज में पूछा। लुओ कियू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मेज पर बचा हुआ काला कार्ड ले लिया।
ट्रैफर्ड ट्रेडिंग क्लब के लेन देन से संबंधित 7वां नियम यह है कि ग्राहकों को स्टोर का माल निजी तौर पर लेने की अनुमति नहीं है। उसके हाथ में रखा काला कार्ड अचानक जल उठा और पूरी तरह जल गया। शाम के लगभग 9 या 10 बज रहे थे। काओ ज़िकियान अभी भी अपने कार्यालय में बैठा था। उन्होंने जो दाई रखी थी वह बहुत अच्छी थी, उस पर बच्चे की देखभाल के लिए भरोसा किया जा सकता था। उनके कार्यालय के बाहर की लाइट जल रही थी। काओ ज़िकियान को बस इतना याद आया कि उनका सचिव अभी भी वहीं था, उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। उनका सचिव काफी मेहनती युवक था। जैसे ही काओ ज़िकियान ने अपने सचिव को जाने की अनुमति देने का इरादा किया, उसके कार्यालय का दरवाजा खुल गया। 2 लोग अंदर आए। वे घबराए हुए सचिव और परिचित जिन जिफू थे। सचिव ने डरते हुए कहा, प्रबंधक अध्यक्ष, कोई बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। काओ ज़िकियान ने शांति से कहा। सचिव जल्दी से कमरे से बाहर निकला और अपना सामान व्यवस्थित करके जल्दी से चला गया। जैसे ही कदमों की आहट धीमी हुई, काओ ज़िकियान बोला, पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते? आपकी उम्र में जल्दी सो जाना और फैक्ट्री के झंझटों की चिंता छोड़ देना ही बेहतर है। आप तो नहीं चाहेंगे कि मैं आऊं? बेहतर होगा कि मैं हमेशा के लिए यहां आना बंद कर दूं, है न? चेयरमैन तो बस एक पदवी है, असल में फैक्ट्री तो आपकी ही है। काओ ज़िकियान ने भौहें चढ़ाईं और बैठ गए। पिताजी, आप यहाँ के व्यवसाय की चिंता न करें, और मैंने आपके रिटायरमेंट के लिए काफी पैसे बचा रखे हैं। इसके अलावा उत्तर में हमारा एक घर है, शायद आप वहां रह सकें। इसे अपनी छुट्टी की तरह मनाएं। हम जिन जिफू ने गंभीरता से हंसते हुए कहा, उफ, मुझे पिताजी मत कहो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। काओ ज़िकियान, जब से तुमने मेरी फैक्ट्री ली है, हम अब परिवार नहीं रहे। मैंने तुम्हें पदोन्नत किया और अपनी बेटी भी तुम्हें दे दी, लेकिन अचानक तुम मेरी फैक्ट्री चुराना चाहते थे। क्या तुम्हें लगता है कि अब मेरे पास यहाँ कोई शक्ति नहीं है? काओ ज़िकियान ने गहरी सांस ली। पिताजी, तो आपको पता था। ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं हमारे रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता और सुरक्षा गार्डों को बुलाना नहीं चाहता। जिन जिफू ने व्यंग्यात्मक लहजे में उस पर लगे दस्तावेज निकाले। तुमने अभी तक इन्हें सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की, है ना? ये मेरे हाथ में है। ये फैक्ट्री अब भी मेरी है। देखते हैं सुरक्षा गार्ड किसकी सुनते हैं। दस्तावेज तो देखो। ये कहते हुए जिन जिफू ने दस्तावेज मेज पर फेंक दिए। काओ ज़िकियान ने उन पर एक नजर डाली। पता चला कि वे सभी फोटोकॉपी थे, लेकिन वह जानता था कि जिन जिफू के पास फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। यह असंभव है। दस्तावेज वास्तव में बैंक में मेरी स्टील की तिजोरी में बंद हैं। काओ ज़िकियान ने भावुक होकर कहा, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिन जिफू ने चिढ़कर कहा, अगर तुम समझ गए हो तो अभी यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। फैक्ट्री में तुम्हारे योगदान की वजह से मैं तुम्हें बस एक बार छोड़ दूंगा। बूढ़े, तुम मुझे बहुत दूर धकेलते हो। काओ ज़िकियान ने अपना सिर उठाया, जिन जिफू की ओर दौड़ा और उसे धक्का दे दिया। उसने जिन जिफू को नीचे दबाया और उसका गला दबाया। कोई रास्ता? क्या मेरे पास कोई रास्ता है? इतने सालों में तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने मेरे नाम पर बैंक से बड़ी रकम उधार ली, उसे वापस करने का कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा तुमने अपनी सारी संपत्ति जुए में गंवा दी। मेरे प्रयासों के बिना ये कारखाना कब का दिवालिया हो गया होता। इसलिए मैं तुम्हें मेरी जायदाद लूटने नहीं दूंगा। तुम जैसे ही जिन जिफू ने संघर्ष किया, वह चुपके से अपनी जेब तक पहुंच गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि काओ ज़िकियान अपना दिमाग खो देगा और उस पर टूट पड़ेगा। अब जिन जिफू को इस बात का अफसोस हो रहा था कि वह अकेला ऊपर आया था। अंततः उसे अपनी पिस्तौल मिल गई। उसने लड़खड़ाते हुए पिस्तौल निकाली और काओ ज़िकियान की कमर पर निशाना साधा। ट्रिगर दबाते ही वह मौत के चंगुल से बच निकला। हालांकि तभी उसकी पिस्तौल गायब हो गई। मिस्टर काओ, अगर आप उसका गला घोंट देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्या आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर उसके साथ नहीं रहना चाहेंगे? कार्यालय में एक धीमी आवाज गूंज उठी। काओ ज़िकियान चौंक गया, फिर उसने जिन जिफू का गला छोड़ दिया। घबराहट के साथ खड़ा हुआ, आवाज के स्रोत की ओर देखा। यह आप है? काओ जिफू चिल्लाया। उसकी आंखें भय से भरी थीं, क्योंकि उसने लुओ कियू और यू ई को देखा था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद था कि वे मारे गए थे। बंदूक, ये वही औरत थी जिसने उसकी बंदूक छीन ली थी। जिन जिफू इतना घबरा गया कि जब उसे पता चला कि यूएसपी 45 यूई के हाथ में है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ हो गया। यह असंभव है। तुम दोनों। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन जिफू कांप उठा और पीछे की ओर बढ़ना जारी रखा।
लुओ कियू ने धीरे से कहा, मिस्टर जिन, क्या आपको याद है कि हमने सौदा पूरा नहीं किया है? क्या आपके दादाजी ने आपको क्लब के नियम नहीं बताए थे? चूंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए मुझे आपके इच्छित सामान को जब्त करने का अधिकार है। जिन जिफू ने डर के कारण कांपती आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने पहली बार में ही सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए हैं। लुओ कियू ने सारे बिखरे हुए दस्तावेज उठाए, फिर मुस्कुराया, क्या तुम्हारा मतलब इन श्वेत पत्रों से है? कोई बात नहीं, तुम जितने चाहो उतने नष्ट कर सकते हो। विवरण और हस्ताक्षरों से भरे हुए दस्तावेज तुरंत ही शुद्ध श्वेत पत्र बन गए। ये देखने के बाद जिन जिफू पागल हो गया और काओ जिकियान भी, जो पूरी तरह से चकित था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह युवक और युवती अंदर कैसे आए और दस्तावेज जादुई तरीके से खाली कैसे हो गए। तुम झूठे हो। जिन जिफू दहाड़ा, तुमने मुझसे शुरू से ही झूठ बोला। तुमने वादा तोड़ दिया। लुओ कियू ने शांति से कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर जिन ने पहले वादा तोड़ा। जब से आप क्लब में आए हैं तब से आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, है ना? अवाक जिन जिफू को देखकर लुओ कियू ने धीरे से कहा, आप किसी भी तरह से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें हमेशा आपको धोखा देंगी। वास्तव में मुझे आपकी बातों पर विश्वास था कि काओ जिफू ने आपकी फैक्ट्री हड़प ली है और आप इसे श्रमिकों के लिए वापस लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे आपकी आंखों में जरा भी ईमानदारी महसूस नहीं हुई। इसके अलावा जब लोग झूठ बोलते हैं तो वे अनजाने में कुछ छोटी छोटी हरकतें उजागर कर देते हैं। तो तुमने मुझ पर सिर्फ इसी वजह से शक किया। जिन जिफू को अकल्पनीय लगा। लुओ कियू ने कहा, मुझे तुम पर पहली बार ही शक हुआ था। जब मैं यहां आया तब मुझे सच्चाई का पता चला। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर लुओ कियू ने अपना ध्यान काओ जिकियान पर केंद्रित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपके फैक्ट्री मैनेजर से मिला। ये कहने के बाद लुओ कियू कार्यालय की मेज पर चला गया। सबसे पहले मुझे याद आया कि श्री जिन ने कहा था कि आपकी बेटी कई साल पहले एक दुर्घटना में मर गई थी, लेकिन उसकी तस्वीर अभी भी वहां रखी हुई है। फोटो में एक महिला नवजात शिशु को गोद में लिए हुए खुश मुस्कान के साथ खड़ी थी। तस्वीर से साबित होता है कि मिस्टर काओ एक भावुक इंसान है। इससे मुझे अच्छी धारणा मिली, इसलिए मुझे मिस्टर जिन द्वारा वर्णित तथाकथित कमीने में ज्यादा दिलचस्पी है। जिन जिफू एक शब्द भी नहीं बोल सका। फिर लुओ कियू ने कहा, उनकी मेज दस्तावेजों से भरी थी और जब मैं दोपहर में यहां आया तो वे काम कर रहे थे। इसके अलावा सोफे पर बिछी रजाई और तकिए से पता चलता है कि मिस्टर काओ अक्सर यहां आराम करते हैं, यहां तक कि कभी कभी सोते भी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक पुरुष सचिव भी रखा है। इसके अलावा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है कि वह बहुत अधिक मेहनत करता है और अक्सर समय का ध्यान नहीं रखता, इसलिए उसे यहां सोना पड़ता है। लुओ कियू ने कहा। इसके बाद उसने बिना किसी भाव के जिन जिफू की ओर देखा। एक आदमी जो अभी भी अपनी मृत पत्नी से प्यार करता है, कारखाने के लिए ओवरटाइम काम करता है और साथ ही एक साधारण कार्यालय जो उसके प्रबंधक पद से मेल नहीं खाता। मिस्टर जिन ने उसे एक गंदा कुत्ता क्यों समझा जो आपके परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता था? जिन जिफू ने आखिरकार अपना क्रूर स्वभाव दिखाया। ठीक है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, तो क्या मैं तुम पर यूं ही कैसे विश्वास कर सकता हूं? वैसे तुम्हारे पास कभी वे दस्तावेज थे ही नहीं, है ना? लुओ कियू ने अपना सिर हिलाया। आप गलत हैं, मेरे पास आपके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक तेज रोशनी चमकी, फिर उसके हाथ में एक फाइल पैकेट दिखाई दिया। मैं वास्तव में श्री जिन के साथ ये लेनदेन पूरा करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से श्री जिन मुझ पर भरोसा नहीं करते। जिन जिफू उसे घूरता रहा। उसने देखा कि दस्तावेज उड़कर बाहर आ रहे हैं, फिर उसके सामने आकर वापस पैकेट में उड़ गए। वह एक बार फिर डर से कांप उठा। उसने वास्तव में ऐसी भयानक शक्तियों वाले किसी व्यक्ति को गोली मार दी। तभी उसे अपने दादाजी के अंतिम शब्द याद आ गए जो उन्होंने काला कार्ड सौंपकर जाने से पहले कहे थे, क्लब के साथ कभी धोखा मत करना, वरना तुम्हें इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि तुम इसे वहन नहीं कर पाओगे। जिन जिफू अचानक डर के मारे जमीन पर घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं लेन देन पूरा करूंगा। 18 साल और 6 महीने। तुम इसे ले सकते हो। नहीं, लुओ कियू ने शांति से कहा, फैक्ट्री दिवालिया हो जाएगी, फिर भी जमीन की कीमत काफी रहेगी। हालांकि जुए के शौक की वजह से 8-10 साल बाद तुम्हारे पास इतनी कीमत नहीं रहेगी। अगर तुम ये फैक्ट्री चाहते हो और यह भी कि तुम ब्लैक कार्ड धारक हो, इसलिए तुम्हें छूट मिल रही है, तो तुम्हें कुल मिलाकर 33 साल और 1.5 महीने का लेन देन शुल्क देना होगा। 33 साल। जिन जिफू बुदबुदाया।
यदि वह 33 वर्ष खो दे तो वह कितने समय तक जीवित रहेगा? यदि ऐसा है तो उसे किसी भी चीज में आनंद नहीं आएगा, भले ही उसे फैक्ट्री वापस मिल जाए। ये वह नहीं था जो वह चाहता था। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे ये सौदा नहीं चाहिए। फिर जिनजिफू तुरंत पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ा। हालांकि उसे रोकने के लिए सामने एक काली लौ प्रकट हुई। क्लब में छोड़ा गया उसका काला कार्ड हवा में लटकी जलती हुई लौ से फिर से उभर आया। ट्रैफर्ड के ट्रेडिंग क्लब का 8वां नियम यह है कि एक बार ब्लैक कार्ड का उपयोग हो जाने पर लेनदेन रद्द नहीं किया जा सकता। लुओ कियू की आवाज के साथ काली लौ जिनजिफू के शरीर की ओर बढ़ी। वह चीखा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। जहां तक काले कार्ड की बात है, वह लुओ कियू के हाथ में वापस आ गया और कार्ड पर अंकित सुनहरा मोहर धीरे धीरे गायब हो गया। लुओ कियू ने फाइल पैकेट वापस जिनजिफू को फेंक दिया, फिर कहा, लेनदेन पूरा हो गया है। कार्यालय में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। काओ जिकियान पीला पड़ गया और उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि लुओ कियू उसकी ओर आ रहा था। काओ जिकियान ने जो अकल्पनीय दृश्य देखे उससे वह अत्यधिक सदमे में आ गया। लेकिन वह अपने बच्चे को लेकर चिंतित था। वह जिनजिफू जैसा हश्र नहीं चाहता था। उसे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, लुओ कियू ने धीरे से कहा, यह सौदा तुम्हारे ससुर के साथ हुआ था, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। काओ जिकियान ने खुद को संभाला और जमीन पर पड़े जिनजिफू की तरफ देखा। उसे लेन देन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उसे एक बेतुकी बात में घसीटा गया। मेरे पिता जिनजिफू की मृत्यु हो गई, काओ जिकियान ने घबराहट से पूछा। यू ये ने उसके लिए उत्तर दिया, नहीं, वह अभी सो रहा है। सोना? यू ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, सिवाय इसके कि उसकी नींद 33 साल, 1 महीने और 15 दिन तक चलेगी। जब वह जागेगा तो वह जीना जारी रख सकता है। ऐसा कैसे? काओ जिकियान इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे उसे पता चला कि यू ये ने जो कहा वह बिल्कुल सच था। थोड़ी देर की खामोशी छा गई। काओ जिकियान ने अचानक लुओ कियू की ओर देखा। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मेरी मदद क्यों की? यद्यपि जिनजिफू को दस्तावेज वापस मिल गए, लेकिन 30 साल की नींद के दौरान काओ जिकियान आसानी से इसे पुनः प्राप्त कर सकता था। उसे एक गंभीर गलती करने से रोकना और जिनजिफू की समस्या का समाधान भी। दूसरे दृष्टिकोण से काओ जिकियान को इस बार सबसे ज्यादा फायदा हुआ कहा जा सकता है। लुओ कियू ने जिनजिफू की ओर देखा और कहा, मैं आज दोपहर आपके साथ सहयोग करने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर से मिला हूं। वे फैक्ट्री के वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए 2 अपार्टमेंट ब्लॉक बनाने की योजना बना रहे हैं। फिर वह मुस्कुराया, तुम अपने बच्चे के साथ अच्छा जीवन जी सकते हो। जमीन बेचकर और फैक्ट्री को बंद करके जो पैसा मिलेगा वह तुम्हारे बैंक का कर्ज चुकाने के लिए काफी होगा। काओ जिकियान को अचानक स्पर्श महसूस हुआ। वह इस रहस्यमय युवक को घूरता रहा और सिसकियां रोक रहा था। धन्यवाद। कोई बात नहीं। लुओ कियू काओ जिकियान के पास गया और काला कार्ड लहराया। इस क्षण कार्ड के दोनों ओर से गायब हुए टिकट फिर से उसमें तैरने लगे। फिर लुओ कियू ने काले कार्ड को वापस काओ जिकियान की जेब में ठूंस दिया। उन्होंने धीरे से कहा, जरूरत पड़ने पर आप इस कार्ड के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अब आप ट्रैफर्ड ट्रेडिंग क्लब के सदस्य बन गए हैं। हम आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। सपने, खजाने, बुद्धिमत्ता, जीवन साथी, स्वास्थ्य, यहां तक कि जिंदगी भी, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक संतोषजनक कीमत बता सकें। इसके अलावा हम लेन देन शुल्क के रूप में किसी भी प्रकार की मुद्रा स्वीकार नहीं करते। तो फिर हम आपकी यात्रा की प्रतीक्षा करेंगे। इन शब्दों के साथ लुओ कियू और यू ये पीछे हट गए, फिर धीरे धीरे काओ जिकियान की नजरों से ओझल हो गए। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? काओ जिकियान ने अवचेतन मन से उसे रुकने के लिए समझाया, तुम्हें मेरे बच्चे के जन्मदिन के बारे में क्यों पता है? लेकिन लुओ कियू और यू ये पहले ही गायब हो चुके थे। काओ जिकियान को अपनी शक्ति जाती हुई महसूस हुई और वह बैठ गया। फिर उसे एहसास हुआ कि घबराहट और डर के कारण उसकी पीठ पसीने से भीग गई है। तभी काओ जिकियान के सामने एक हवा चली, फिर लुओ कियू एक बार फिर उसकी नजर में आया। इससे वह डर गया। लुओ कियू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि बस डेस्क कैलेंडर का मुंह काओ जिकियान की ओर कर दिया। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वह वापस चला गया। इस बार वह सचमुच चला गया। कैलेंडर पर एक तिथि को गोलाकार करके उसके बगल में वर्तमान लिखा हुआ था। यह देखकर काओ जिकियान रोने से खुद को नहीं रोक सका। यू ई के निर्देशों के अनुसार लुओ कियू क्लब में तहखाने की 3री मंजिल पर वेदी पर गया। उसने अपने हाथ खोले, एक धूसर कोहरा प्रकट हुआ, फिर वह धीरे धीरे वेदी में तैरता हुआ चला गया। इस समय उसके मन में एक आवाज सुनाई दी,
श्रद्धांजलि पूरी हो गई है और आपका जीवन काल 30 दिन बढ़ गया है। शायद ये कोई ध्वनि नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में प्रवाहित हो रही सूचना थी। जहां तक रेतघड़ी का प्रश्न है जिसे वह नीचे लाया था, ऊपर की रेत थोड़ी बढ़ गई, जबकि उसके नीचे उतरने की गति धीमी हो गई। क्लब के नियम के कारण वह बीमारी से या गोली लगने से नहीं मरेगा, यहां तक कि वह बूढ़ा भी नहीं होगा। उसे कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता था सिवाय इसके कि सारी रेत नीचे बह जाए। एक पल इंतजार करने के बाद भी वेदी पर कोई बदलाव नहीं आया। लुओ कियू बुदबुदाया, मेरे 30 दिन के जीवन के बदले जिन जिफू के 33 साल के जीवन का सौदा करना उचित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उसकी सटीक आयु नहीं बल्कि उसे 30 साल सोने के लिए मजबूर करके उसके जीने का समय छीन लिया था। इसके अलावा हर पूर्व बॉस लेन देन शुल्क का कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा, बजाय इसके कि उसे पूरी राशि भेंट स्वरूप दे दे। यू यी ने कहा, चीजें बेहतर हो रही हैं। लुओ कियू ने गहरी सांस ली और कहा, इससे पता चलता है कि यहाँ इतनी सारी अजीब चीजें क्यों हैं। क्या ये वही चीजें हैं जो पूर्व मालिकों ने प्राप्त की थीं? यू यी ने सिर हिलाया। लुओ कियू अब उदास वेदी पर नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह यू ये को वापस हॉल में ले गया। फिर उसने हाथ बढ़ाया और पूछा, यू ये, क्या तुम जानते हो कि ब्राउन सॉस के साथ स्टूड मीटबॉल कैसे बनाए जाते हैं? मुझे भूख लगी है। यू ये ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। मैंने कई तरह के व्यंजन बनाना सीख लिया है। मुझे बस 1 मिनट दो। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लुओ कियू हंसा, और अब से कृपया मुझे सलाह देते रहिए। यू ये ने सिर हिलाया। उसकी गहरी नीली आंखें झपक उठीं, जो सुंदर रत्नों की तरह चमक रही थीं। देर रात को चहल पहल वाला शॉपिंग जिला शांत हो गया। बाहर सिर्फ आवारा और शराबी ही सो रहे थे या लड़खड़ा रहे थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि अंधेरी गली में लकड़ी के दरवाजे पर टंगे खुला शब्दों पर एक पुराना यूरोपीय शैली का लैंप अपनी रोशनी डाल रहा था। किंवदंती है कि केवल जरूरतमंद लोग ही इसे देख सकते थे। फिर यदि आपने उस द्वार पर यूरोपीय लैंप को प्रकाशित होते देखा तो क्या आप कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? लुओ कियू क्लब की टेलीपोर्टेशन विधि का उपयोग करके घर वापस चला गया। अपने शयनकक्ष में मौजूद परिचित वस्तुओं को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में है। क्लब का बॉस लंबे समय तक जीवित रह सकता था, बशर्ते वह अपनी मौत का इंतजार न करे। समय बीतने के साथ बॉस क्लब को छोड़कर सब कुछ खो देता। लेकिन अब ये बातें लुओ कियू के लिए समझ से परे थीं। हालांकि क्लब की कीमती धूप लोगों को सुकून और खुशी का एहसास देती थी, फिर भी उसकी तुलना उसके छोटे से कमरे को रोशन करने वाली धूप से नहीं की जा सकती थी। लुओ कियू ने अपने पुराने सीडी प्लेयर को चालू किया और अपने कमरे में मधुर संगीत को महसूस किया। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और उन 2 दिनों में घटित सभी घटनाओं को याद करने लगा। अपना पहला सौदा पूरा करने और अपनी बची हुई जिंदगी में 30 दिन जोड़ने के बावजूद वह अपनी स्थिति को हल्के में नहीं ले सकता था। इस बार वह घर लौटा था ताकि खुद को शांत कर सके और अपने अगले कदम की योजना बना सके। वह अपने रास्ते की योजना बना रहा था, नियमों के अनुसार न तो उसकी मृत्यु हो सकती थी और न ही उसकी उम्र बढ़ सकती थी। हालांकि उसकी स्थायी युवावस्था के कारण ये रहस्य 10 या 20 साल बाद छिपाया नहीं जा सकता था। इससे एक समस्या पैदा हो गई। वह ज्यादा समय तक एक जगह या अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे अपने परिवार के सबसे खुशी के पलों में उनसे दूर जाना पड़ता और अलगाव के कारण उन्हें बहुत तकलीफ होती। लुओ कियू को अचानक एहसास हुआ कि पूर्व बॉस इतना उत्साहित क्यों था और अपने एकांत से दूर जाने के लिए बेहद उत्सुक क्यों था। उन्होंने अनुमान लगाया कि पूर्व बॉस ने अपने रिश्तेदारों, जीवन साथी, यहाँ तक कि बाद की पीढ़ियों को भी प्राकृतिक मौत मरते देखा होगा। यू यी के अनुसार वह जानता था कि पूर्व बॉस एक मौन व्यक्ति था। पूर्व मालिक केवल तभी दिखाई देते थे जब ग्राहक आते थे, अन्यथा वह अपने कमरे में ही बैठे रहते थे और कई दिनों तक संगीत सुनते रहते थे। यू ये ने उसके साथ 300 वर्षों का अकेलापन अनुभव किया था। इस प्रकार लुओ कियू किसी दिन पूर्व बॉस जैसा बन सकता है। तो पहले 10 वर्षों तक एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। लुओ कियू अंत में अकेला हो सकता है, लेकिन अपनी वर्तमान उम्र में उसे क्लब से मिलने वाला विस्मय और रहस्यमयता अधिक महसूस होती है। वह लेस दैन अमेजिंग ग्रेस ग्रेटर दैन नामक अंग्रेजी गाना सुनते हुए सो गया। जैसे ही वह सोने वाला था, लुओ कियू ने सोचा कि यदि वह एकांत की इच्छा रखता है, तो वह जो कुछ भी अनुभव कर रहा है वही ईश्वर की कृपा है। शाम का समय था जब रसोई से आती आवाजों से उसकी नींद खुल गई। लुओ कियू अपने बेडरूम से बाहर निकला। खुशबू से उसे पता चल गया कि कोई उसका पसंदीदा खाना बना रहा है।
महिला ने साधारण कपड़े पहने थे, एक साधारण नीला ब्लाउज और जीन्स, बाल बेतरतीब ढंग से बंधे हुए, और वह एप्रन पहने रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। हालांकि वह जवान और खूबसूरत थी। 29 साल की उम्र में औरतें अपने यौवन पर होती हैं। उसे कई सफल पुरुषों द्वारा प्रपोज किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने अपना सारा खाली समय उस बच्चे की देखभाल में बिताया। वह रेन जिलिंग थी, जो अब एक अखबार के दफ्तर में पत्रकार के तौर पर काम कर रही थी। हाल ही में उन्हें उपसंपादक के पद पर पदोन्नत किया गया था। वह लुओ कियू के पिता से मिली, जो उस समय विधुर थे, और जब वह एक हत्या के मामले में उनका साक्षात्कार ले रही थी, तो उन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया। शायद कुछ अनजाने में घटित हुआ होगा जिसने विधुर और युवती को प्रभावित किया होगा, जिसका लुओ कियू को पता नहीं था। उसके बाद रेन जीलिंग इस साझा अपार्टमेंट का सदस्य बन गया। 3 साल बाद वह आदमी चला गया, लेकिन वह अभी भी वहां थी। लुओ कियू, तुम जाग गए। मैं खाना बनाने के बाद तुम्हें जगाने ही वाली थी। रेन जिलिंग ने आवाजें सुनी तो वह पलट गई। संभवतः खाना पकाने की तेज आंच के कारण रेन जिलिंग के बाल उसके माथे के पास चिपक गए थे और रेशम के धागों जैसे लग रहे थे। लुओ कियू बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। रेन जिलिंग ने अनजाने में उसके चेहरे को छुआ। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? लुओ कियू ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह टीवी देखने के लिए लिविंग रूम में गया, उसने उसे याद दिलाया, तुमने एग्जॉस्ट हुड चालू नहीं किया। अरे नहीं। उसने जल्दी से एग्जॉस्ट हुड चालू करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में लड़खड़ा गई। फिर भी वह ये कहना नहीं भूली, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। जाओ अपने हाथ धो लो। लुओ कियू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी गई, लेकिन रेन जिलिंग को इसकी आदत थी और उन्होंने खाना पकाना जारी रखा। लुओ कियू ने टीवी चालू किया और समाचार देखा। ये वर्षों से उसकी आदत थी। खाने की मेज पर 9 बज चुके थे। रेन जिलिंग को अपने खाना पकाने के कौशल पर भरोसा था और वह चाहती थी कि लुओ कियू और अधिक खाए। लुओ कियू ने अचानक कहा, यदि आप इन दिनों व्यस्त हैं, तो मेरे लिए खाना बनाने के लिए वापस आना आवश्यक नहीं है। क्लब अभी भी खुला था। लुओ कियू का समय इस वर्तमान उपसंपादक की तुलना में बहुत अधिक अप्रत्याशित हो सकता है। रेन जिलिंग ने सीधा चेहरा बनाए रखते हुए लुओ कियू के कटोरे पर अपनी चॉपस्टिक्स मारी। लुओ कियू, मैंने आपसे आपकी तथाकथित सहज यात्रा के बारे में सवाल नहीं किया, तो क्या आप कम से कम अपनी मां के रूप में मेरे अधिकारों का सम्मान कर सकती हैं? जरूर। लुओ कियू ने बिना कुछ कहे ब्राउन सॉस के साथ पके हुए मीटबॉल खा लिए। जैसी कि उम्मीद थी, वर्षों के अभ्यास के बाद भी वह ये व्यंजन अच्छी तरह नहीं बना सकी। संभवतः वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए रात का खाना खाने और नहाने के बाद वह शयन कक्ष में चली गई और तुरंत सो गई। लुओ कियू ने सभी बर्तन धोए। फिर जैसे ही वह बालकनी में हवा का आनंद लेने वाला था, यूई की आवाज अचानक सुनाई दी, जिसने उसे सूचित किया कि क्लब में एक नया ग्राहक आया है। नए ग्राहक वे थे जिनके पास नहीं थे और जो पहली बार क्लब में आए थे। लुओ कियू को बॉस बने हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, लेकिन एक बार जब वह क्लब में वापस आया, तो उसे एक निश्चित बेफिक्री का एहसास हुआ, जैसे कि वह घर पर हो, जो लुओ कियू को आश्चर्यजनक लगा। ये पहले से ही वहां एक सूट पकड़े हुए इंतजार कर रहा था। वह सचमुच एक विचारशील नौकरानी थी। उन्होंने कहा था कि बॉस को कम से कम अपनी हैसियत के अनुरूप उपयुक्त सूट पहनना चाहिए। हालांकि लुओ कियू को लगता था कि कैजुअल पहनावे में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ये के साथ समझौता कर लिया, जो नहीं को जवाब के तौर पर स्वीकार नहीं करती थी। काला रंग एक रहस्यमय एहसास देता था और कई कमजोरियों को छुपाता था। लुओ कियू की लंबाई 1.76 मीटर थी। ये ने उसे एक सिंगल ब्रेस्टेड काला विंडब्रेकर, जिसमें टैलेट कॉलर था, और एक काले कॉलर वाली शर्ट, साथ में एक लंबा सुनहरा पेंडेंट भी दिया। तभी तो वह क्लब का बॉस लग रहा था। ये की मांग के अनुसार उन्होंने स्लीक बैक हेयर स्टाइल भी अपना लिया। अब वह अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्व लग रहा था। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, कपड़े ही इंसान को निखारते हैं। शीशे में देखने के बाद वह आगंतुक का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया, साथ ही नए ग्राहक के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी भी सुनने लगा। जब ये ने कहा कि नया ग्राहक एक नवनिर्मित राक्षस था, तो लुओ कियू इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह एक कदम चूक गया और लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसे वह नियम याद था कि बॉस मरेगा नहीं, इसलिए उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसे राक्षस के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। लुओ कियू को राक्षस हमेशा एक रहस्यमय एहसास देते थे। वह सोचता था कि क्या वे वैसे ही दिखते हैं जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। हालांकि वास्तविकता कठोर थी। जब उसे एहसास हुआ कि सामने वाली वस्तु हिल सकती है, तो लुओ कियू ने अपने मन में राक्षस की परिभाषा को फिर से गढ़ लिया। ग्राहक को बड़ा था, फटा हुआ काला कोट पहने हुए।
उसने अपना चेहरा एक पुराने स्लेटी रंग के सनहेट, डिस्पोजेबल मास्क और धूप के चश्मे से ढका हुआ था। उसके हाथों में सफेद औद्योगिक दस्ताने थे और उसने एक स्कार्फ भी पहना हुआ था। कोई त्वचा उजागर नहीं हुई थी, लेकिन उसका रूप अभी भी लुओ कियू की कल्पना से बाहर नहीं लग रहा था। नमस्ते, मैं यहाँ का बॉस हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्लब के नियमों के अनुसार लुओ कियू को चुप्पी तोड़कर उनका अभिवादन करना था। मैंने सुना है कि यहाँ वो सब कुछ है जो मैं खरीद सकता हूँ। अप्रत्याशित रूप से ये सच है। शब्द धुंधले और बमुश्किल ही सुस्पष्ट थे। कर्कश आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्वर तंत्रिकाएं बुरी तरह जल गई हों। लेकिन लुओ कियू उसकी बात समझ गया। उसने इस क्लब की कहानी कहीं सुनी थी और आखिरकार उसे मिल ही गई। कृपया आपका नाम क्या है? लुओ कियू ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस समय ये 2 कप हर्बल चाय लेकर आए। मेरा कोई नाम नहीं है। अजीब आदमी ने अपना सिर हिलाया। मुझे किसी भी नाम से बुलाओ। लुओ कियू ने अवचेतन रूप से यू को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आदेश का इंतजार कर रही हो। यह उस पहले वाले मामले से अलग था जहां उनकी मुलाकात जिन जिफू से हुई थी। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसने लुओ कियू को सारे नियम बता दिए थे और वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती थी। चलो बात करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लुओ कियू बैठ गया। नए बॉस होने के नाते सौदों के बारे में अभी भी कई बातें थीं जो उसे पता नहीं थी, इसलिए उसने सीधे कहा, तुम क्या चाहते हो और तुम्हारा लेन देन शुल्क क्या है? कल शाम मेरा महत्वपूर्ण समय। शत्रु मेरी रक्षा करो। बस एक रात। उसने फिर भी उसी स्वर में उत्तर दिया। ट्रैफर्ड का ट्रेडिंग क्लब एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता था जहां सब कुछ खरीदा जा सकता था। इसमें निश्चित रूप से संरक्षण की अवधि भी शामिल थी। लुओ कियू के मन में विचार आया, जब तक तुम्हें जाने में सुरक्षा महसूस न हो, तुम यहाँ रह सकते हो। हमारे पास तुम्हारे लिए अतिरिक्त कमरे हैं। नहीं, बाहर ही होगा। लुओ कियू ने भौहें चढ़ाईं। तुमने कहा था कि एक दुश्मन तुम्हें मारने के लिए पीछा कर रहा है और तुम्हें केवल एक रात के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है ना? हाँ, कृपया बताएं कि आपका दुश्मन कौन है। लुओ कियू ने शांति से कहा, आपको यहाँ के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। मेंटिस 120 साल मैं नहीं निपट सकता। लुओ कियू ने ये की ओर देखा। फिर वह पास आए और हल्के से बोली, पूर्व में 120 साल पुराना राक्षस एक अपरिपक्व छोटा राक्षस है। वे क्षमता में कमजोर हैं। इससे निपटने या इसे मारने में कोई समस्या नहीं है। क्या इसका मतलब यह था कि आप 120 साल के मेंटिस राक्षस से निपटने के लिए पूरी तरह आश्वस्त थे? मूलतः जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है उसका मूल्य जितना अधिक होगा, आपको उतना ही अधिक लेनदेन शुल्क देना होगा। लुओ कियू ने राक्षस मंडलियों के बारे में सुना था, हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अपने नए ग्राहक से और अधिक रहस्य कैसे निकाले जाएं। इसलिए उन्होंने मुख्य रूप से ये से पूछने का फैसला किया। इसके अलावा ग्राहक एक अपरिपक्व राक्षस से लड़ने में सक्षम नहीं था। इससे पता चलता है कि राक्षसों के घेरे में वह बेचारा जरूर होगा। और तुम्हारा लेन देन शुल्क क्या है? लुओ कियू ने पूछा और उसे प्रेरित भी किया। तुम्हें पता है, मुझे उस दुश्मन से निपटना होगा जिससे तुम लड़ नहीं सकते, और तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि सुरक्षा तुम्हारी जान जितनी ही कीमती है। यह उसने अपने कोट से सावधानीपूर्वक कुछ निकाला। वह अखबार में लिपटा हुआ था। उसने उसे खोला। वो एक सफेद जेड टोकन था जिसकी लंबाई 1 उंगली जितनी, चौड़ाई 3 उंगली जितनी और मोटाई 1 उंगली जितनी थी, जबकि ऊपर वाला नीचे वाले से संकरा था। ग्राहक ने इसे मेज पर रख दिया और इसे इंच इंच करके लुओ कियू की ओर बढ़ाया, और लुओ कियू ने धीरे से अपना हाथ जेड टोकन पर रख दिया। न केवल उसका जीवनकाल बढ़ गया, बल्कि पहले लेनदेन के बाद लुओ कियू को पहचान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्षमता भी प्राप्त हुई। बेशक सफल लेनदेन की संख्या बढ़ने पर पहचान क्षमता में वृद्धि होगी, लेकिन अब वह केवल इतना ही जानता था, यह एक अज्ञात क्षमता वाला जेड था। आगे की पहचान के लिए 20 दिन का जीवनकाल आवश्यक था। यदि वह इसे श्रद्धांजलि के रूप में दे तो उसे 70 दिन का आजीवन कारावास मिलेगा। बस इतना ही वह जानता था। हालांकि यह एक कमजोर क्षमता थी, लेकिन उसके पास आगे की पहचान करने का विकल्प था। यह छोटा जेड टोकन जिन जिफू के 33 साल के जीवन की तुलना में दोगुना मूल्यवान था। कोई बात नहीं। जबकि खरीदार घबराया हुआ था, लुओ कियू ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं आपको एक सुरक्षित रात की गारंटी दे सकता हूं, हालांकि मेरा एक और अनुरोध है। लेकिन तुरंत ही नए ग्राहक ने भावुक होकर लुओ कियू की बात बीच में ही रोक दी। नहीं, आप कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं।
लुओ कियू मुस्कुराया, मुझे गलत मत समझो, ये बस मेरी दिलचस्पी है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम कैसी दिखती हो, अगर हो सके तो। लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। और यह हमारे लेन देन के आड़े नहीं आएगा। वास्तव में, लुओ कियू ने सिर हिलाया। ग्राहक काफी देर तक विचार करता रहा, बाद में उसने सिर हिलाया और कर्कश स्वर में बोला, जरूर, लेकिन केवल आप दूसरों को बता सकते हैं, देख नहीं। जैसा कि क्लब की पुस्तिका में बताया गया है, यहाँ क्लब निश्चित रूप से सुरक्षित था। ग्राहक की शक्ल सूरत देखने की अपनी अत्यधिक उत्सुकता के कारण लुओ कियू ने ग्राहक से वादा किया कि वह बिना किसी परेशानी के ग्राहक का रूप रंग देखेगा। उसने यूई को भीतरी कमरे में इंतजार करने को कहा और फिर उत्सुकता से ग्राहक की शक्ल देखने के लिए इंतजार करने लगा। नया ग्राहक थोड़ा हिचकिचा रहा था, डरो मत। लुओ कियू ने सिर हिलाया और कहा, दरअसल मुझे डरावनी और भूतिया फिल्में पसंद हैं। ये तो इंसान की कल्पना की सीमा तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये तुम पर निर्भर है। शायद हम कल रात तुम्हारे ठहरने के बारे में बात कर सकें। अरे, वो तथाकथित बाहर कहाँ है? मैं समझ गया। नया ग्राहक फिर खड़ा हुआ और अपना दुपट्टा खोला। जब दुपट्टा पूरी तरह से उतर गया तो गहरे हरे रंग की एक झुर्रीदार परत दिखाई दी, जिस पर सूखे और बिखरे बाल थे। ये सिर्फ गर्दन थी, लेकिन पहले से ही घिनौना एहसास दे रही थी। एक गहरी सांस के साथ लुओ कियू उसके चेहरे को ध्यान से देखता रहा। उसने अपनी टोपी, धूप का चश्मा, मुखौटा और यहाँ तक कि काला कोट भी उतार दिया। जब ग्राहक ने अपने कपड़े उतारे तो लुओ कियू ने उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति दिखाए और तेजी से सांस लेने लगा। वह जानता था कि उसे अपनी जिज्ञासा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यह उसका चुनाव था। यद्यपि जो रूप सामने आया उसकी तुलना उन फिल्मों या टेलीविजन कार्यक्रमों से नहीं की जा सकती। उसका शरीर अजीब सा था, झुर्रीदार गहरे हरे रंग की त्वचा वाला। इसके अलावा उसकी त्वचा पर कुछ फटे हुए घाव थे। गहरे हरे रंग की मृत त्वचा उखड़ रही थी और घाव से अक्सर हरा बलगम निकलता रहता था। उसकी बाहें कीड़ों के पंजों जैसी लग रही थीं, जो उसकी सफेद कमीज में धंसी हुई थीं। और उसका सिर बिल्कुल कीड़े जैसा लग रहा था, लेकिन वो एक विशाल कीड़े का सिर था। उसका मुंह गोल था और उसमें सिरिंज जैसे दांत थे, नाक नहीं थी, बस मुंह के दोनों तरफ बिना पलकों वाली दो असामान्य रूप से बड़ी काली आंखें थीं। और लुओ कियू को कान या बाल भी नहीं दिखे। बेशक उसके सिर पर कुछ सड़ी हुई फटी त्वचा भी थी। जब लुओ कियू को होश आया तो नए ग्राहक ने अपने कपड़े पहन लिए थे और बोला, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? लुओ कियू ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। ये ठीक है। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि मैं बदसूरत हूं। लुओ कियू ने अपना सिर हिलाया, तुम जीवन की रचनाओं में से एक हो। सौंदर्य संबंधी विचार अलग अलग होते हैं। तुम्हारा रूप उसी प्रजाति के लिए सुंदर हो सकता है। ग्राहक ने धीरे से उत्तर दिया, मूल रूप से नहीं, ऐसा बदसूरत। मानव प्रदूषित भोजन, घिनौना बढ़ना, ये क्या प्रदूषित भोजन ने उसके सड़े हुए शरीर में योगदान दिया? वह राक्षस किसी कीड़े के विकास का परिणाम लग रहा था। कीड़ों का सामान्य भोजन क्या था? लुओ कियू ने सबसे पहले कुछ डंठलों या पत्तियों के बारे में सोचा। उन्होंने सुना था कि हाल के वर्षों में औद्योगिक प्रदूषण के कारण हुई अम्लीय वर्षा से बहुत सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई हैं। कुछ गंभीर मामलों में रासायनिक पदार्थों या स्क्रैप धातुओं से युक्त मलजल को सीधे जल स्रोतों में डाल दिया गया, जिससे पानी प्रदूषित हो गया और बीमारियां फैल गईं। अप्रत्याशित रूप से राक्षस भी पर्यावरण प्रदूषण की बलि चढ़ गए। लुओ कियू ने अखबार पर जैड वापस रख दिया और उसे उसकी ओर धकेलते हुए कहा, नियमानुसार हम लेन देन शुल्क तभी स्वीकार करते हैं जब आपको आपकी जरूरत की चीज मिल जाए। इसके अलावा आप कल रात से पहले यहां आ सकते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर है। नया ग्राहक चौंक गया, क्या मैं? जरूर, यहाँ कई कमरे उपलब्ध हैं। लुओ कियू मुस्कुराया, इसके अलावा अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं राक्षसों के बारे में बात करना चाहूंगा। वह एक क्षण के लिए चुप रहा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? लुओ कियू ने अपना सिर हिलाया, मैंने कहा था मुझे किसी के रूप रंग की परवाह नहीं है। हो सकता है कि आपके परिजन आपको सुंदर समझते हों। मैं बस अन्य जीवन रूपों के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहता हूं। लुओ कियू ने फिर अपने होठों पर थप्पड़ मारा, तो मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें रुचि है। बहरहाल थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वह राक्षस आखिरकार क्लब से चला गया। उसने उन्हें सिर्फ कल रात की मुलाकात का समय और पता बताया। जैसे ही कीट राक्षस चला गया, ये भीतरी कमरे से बाहर आया, लेकिन वह एक ट्रे में एक काली पिस्तौल लेकर आई जो मूल रूप से जिन जिफू की पिस्तौल होनी चाहिए।
वह उसके व्यवहार से आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी उसने पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली। यू ये ने थोड़ा सा कहा, मेरे स्वामी, अगर आप ऊब महसूस करते हैं तो आप इस पिस्तौल के साथ खेल सकते हैं। लुओ क्यू दंग रह गया, फिर हंसा। क्या एक राक्षस गोलियों से डरता है? यू ये ने शांत भाव से कहा, दरअसल बहुत सारे राक्षस मानव हथियारों से डरते हैं, भले ही वे बहुत शक्तिशाली हों और उनमें अधिक क्षमताएं हों। उनमें से अधिकांश सामूहिक विनाश के हथियारों के हमलों से बचाव करने में सक्षम नहीं हैं, वरना यह समझ में नहीं आता कि मनुष्य दुनिया में राक्षसों के अस्तित्व के बारे में क्यों नहीं जानते और राक्षस समाज के सामने अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाते। लुओ कियू ने अपने हाथ में इस पिस्तौल को तौला और अचानक कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि राक्षस मनुष्यों से अधिक डरते हैं। गुरुजी, क्या आप पिस्तौल चलाना जानते हैं? यू ये मुस्कुराए और विषय बदलते हुए बोले, मैं आपको कुछ आसान कौशल सिखा सकता हूँ। लुओ कियू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका शरीर अचानक एक दीवार की ओर मुड़ गया। इसी बीच उसके पैर अलग हो गए, उसके पैरों के बीच की दूरी उसके कंधों की चौड़ाई से थोड़ी ज्यादा थी। उसने घुटने मोड़े और अपने पंजों को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ लिया। फिर उसने अपनी बाहें फैला दी और अपने दाहिने हाथ में पिस्तौल थाम ली। उसके बाएं हाथ की हथेली ऊपरी हिस्से को पकड़े हुए थी और उसकी उंगली ट्रिगर पर टिकी हुई थी। अंततः उसने दीवार के पास रखे एक फूलदान पर निशाना साधा। मेरे पिता ने जाने से पहले मुझे पिस्तौल चलाना सिखाया था, लुओ कियू ने अपने पिता को याद करते हुए कहा।